संगठन आपके तीन हो गए अब। चंद्रशेखर आजाद का यानी आजाद समाज पार्टी का हो गया, आपकी एजेपी का हो गया, एआईएमआईएम का हो गया। कि वो नोटा दबाएं लेकिन वोट ना दें। ये पूरा इंग्लिश है, पूरे में इंग्लिश लिखा हुआ है। आप बताइए कि हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे फिर इसको? आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, क्या जनता को क्या आप समझाएंगे? वैसे तो आपके उप मुख्यमंत्री भी 9 पास हैं, आखिर वो सरकार चला रहे हैं ना। ये एक रिसीविंग है, ये एक है, इसमें दिया गया है कि 11 बजे हमको आना है, और ये हमारा नोटिस है। ये आरओ ने ऐसे दिया है, ऐसे इस तरह से ये तीनों पेज को इस तरह से करके ऐसे हमको पकड़ के इस तरह से हमको दे दिया है। बताना जरूरी है कि हमारे साथ एकदम लोकतंत्र का हत्या करके इसको जो है इलेक्शन को कराया गया, जिसके कारण जो है आप पर ये थोपा जा रहा है कि इनको आप खाली हमारे पालीगंज विधानसभा में नहीं हुआ है, पूरे बिहार में इस तरह से नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। एआईएमआईएम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का जो संगठन है वो आपके साथ कितना था? देखिए, पार्टी तो पूरी थी हमारे साथ, सारे संगठन, जीडीए पूरा। हमारे साथ हैं पालीगंज विधानसभा के कैंडिडेट, जीडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी हुए, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, या फिर भीम आर्मी के जो इन लोगों ने गठबंधन बनाया था जीडीए, उससे कैंडिडेट है असगर हयात साहब। पालीगंज विधानसभा से टिकट लिया एजेपी का और वहां पर अपनी मजबूती के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कोई दिक्कत आ गई। उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या दिक्कत थी, क्या सारी चीज रही है। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। अब मैं वही चीज कि आप जनता के लिए क्या क्या करते हैं? अगर जीतते तो आप इलेक्शन में आते, तो इलेक्शन अगर जीतते तो आप क्या क्या करना चाहते हैं? मैं वह चीज उस चीज पर आना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपके पास संगठन आपके तीन हो गए अब। चंद्रशेखर आजाद का यानी आजाद समाज पार्टी का हो गया, आपकी एजेपी का हो गया, एआईएमआईएम का हो गया। एआईएमआईएम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का जो संगठन है वो आपके साथ कितना था? देखिए, पार्टी तो पूरी थी हमारे साथ, सारे संगठन, जीडीए पूरा जीडीए जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है वो पूरे हमारे साथ थे, उसमें कहीं पर हमको कमी नहीं था। अब रहा जनता का, वहाँ हम पालीगंज में क्या करते हैं और क्या सुविधा मुहैया करते हैं और क्या कमी है उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ स्वास्थ्य का काम करना था। वहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जो है सदर अस्पताल है, जो बहुत छोटे से और एकदम टूटे फूटे हालत में है, बहुत बढ़िया वहाँ इलाज नहीं। शिक्षा पे काम करना था, शिक्षा में जो स्कूल है वो बहुत ढंग से नहीं है, वहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चे के खेलने के लिए, खाली स्कूल है, उसमें पढ़ाई भी कितना होता है ये छिपा हुआ नहीं है सरकारी स्कूल में। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो जिस पे प्लान हो रहा है बार बार, जो रोजगार की जरूरत है जनता को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही होना जरूरी है। रोजगार का मतलब है कि उसके लिए बिजनेस का क्या बिजनेस हो सकता है, क्या रोजगार पैदा कर सकते हैं उस जगह, कुछ वहाँ फैक्ट्री लगा के हो सकता है, कुछ बिजनेस के लिए लोन दे के उस पर बिजनेस उसके लिए खोलने के लिए कुछ सहायता दिया जा सकता है, इस पर काम करना चाह रहे थे। प्लस जल नल योजना का जो भी जल नल के लिए वहाँ पाइपलाइन बिछा है, नल चालू नहीं हुआ है। जल नल योजना के नाम पर खाली ठगा गया है वहाँ पालीगंज विधानसभा में। उसके अलावा बिजली उसी तरह से कटता है, जो बिजली 24 घंटा रहना, उसमें से 10 घंटा 8 घंटा बिजली कटा रहता है। तो ये सब पर भी काम करना था। अगर जीत के आते तो जनता के लिए कुछ कर पाते हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे का क्या प्लान है? अभी आगे का प्लान है कि पहले तो 1-2 दिन के अंदर देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन चीफ क्या करते हैं, इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अभी खाली हमारे पालीगंज विधानसभा में नहीं हुआ है, पूरे बिहार में इस तरह से नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ये जरूर है कि गलती एडवोकेट और इससे हुआ है, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट से, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी 70 पेज का 60 पेज का ये बना दिया है, पूरा फॉर्म बना दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हुआ है। हाँ, हम लोग उस नोटिस को देने के टाइम में अगर वो लोग बोल दिए होते तो हो सकता है हम लोग उतनी छोटी सी चीज के लिए हम लोग रिजेक्ट होने नहीं देते हैं, और खाली टिक मार्क करना था, वो टिक मार्क कर सकते थे हम लोग, लेकिन उसको बताया नहीं गया, जिसके कारण वो जो है रिजेक्ट हो गया। बहुत छोटा सा ये है, चाहेंगे कि इसको ध्यान दें इलेक्शन आगे आपका इलेक्शन, अगर मान लीजिए अगर आपको इलेक्शन टाइम नहीं मिलता तो क्या करेंगे? अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो फिर 5 साल जनता के बीच में काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, और इस बात को जरूर रखेंगे कि इस तरह से हमारे साथ किया गया। जनता को ये बात बताना जरूरी है कि हमारे साथ एकदम लोकतंत्र का हत्या करके इसको जो है
इलेक्शन को कराया गया, जिसके कारण जो है आप पर ये थोपा जा रहा है कि इनको आप लोकतंत्र की हत्या कहाँ से हुई है? जैसे अब हम 20 लोग खड़े हो रहे हैं, अब 20 लोग को नहीं लड़ाएंगे, 2 लोग को लड़ाएंगे जो बड़ी पार्टी है। मेरा एक सवाल है, जब वहां पर आरओ ने आपको एक नोटिस दे दिया, पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं है, आरओ की नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी। लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई? अच्छा एक बात बताइए हमको, पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन बताने की जिम्मेदारी उनकी है ना, वो बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? आप नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया कि एक 4 पेज का, हम अभी आपको दिखाते हैं अपना नोटिस किस तरह से दिया गया था, वो तरीका भी बता दे रहे हैं। देने का तरीका क्या था ये नोटिस का, वो आप देख लीजिए। देखिए ये इस तरह से हमें नोटिस दिया गया, ये आप देखिए, ये पूरी जनता देखे, ये एक रिसीविंग है, ये एक है, इसमें दिया गया है कि 11 बजे हमको आना है, और ये हमारा नोटिस है। ये आरओ ने ऐसे दिया है, ऐसे इस तरह से, ये तीनों पेज को इस तरह से करके ऐसे हमको पकड़ के इस तरह से हमको दे दिए नोटिस। हमने ऐसे लिया और इसको इस तरह से, देखिए आज भी दाग है मोड़ा हुआ, इसको ऐसे लिया। हमने इसको क्या समझा कि रिसीविंग कॉपी है, हमने ऐसे मोड़ा और इसको अपने पॉकेट में ऐसे डाला और चले गए। हमको ये पता था कि हमको कल आके 11 बजे, ये बोला गया कि कल 11 बजे आपका स्कूटनी है। जब आप ये बोल सकते हैं कि कल 11 बजे स्कूटनी है, तो आप ये बात भी बोल सकते थे ना, ये जो नोटिस में लिखे हैं कि ये जो कॉलम है आपको इसको कल पूरा करना है 11 बजे से पहले। आप एक लाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं ना है कई कैंडिडेट, वो तो ये इसको लिए हैं, क्या है ये देखे, ये पूरा इंग्लिश है, पूरे में इंग्लिश लिखा हुआ है। आप बताइए कि हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे इसको? आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, क्या जनता को क्या आप समझाएं? जनता को चुनने का इसीलिए बोल रहे हैं कि इस चीज को जनता को चुनने के लिए आप मौका देते हैं। हम ये अपना नहीं बात कर रहे हैं, हम सबका बात कर रहे हैं। मैं भी सभी की बात कर हाँ, तो जनता देखिए, जनता जनार्दन है, जनता को जो है वो उसको फैसला लेने दीजिए, कौन पढ़े हैं कौन अनपढ़ है। वैसे तो आपके उप मुख्यमंत्री भी 9 पास हैं, आखिर वो सरकार चला रहे हैं ना। वो सम्राट चौधरी जी 7वीं पास है, 9वीं फेल है, 9वीं पास है, जो भी है 9वीं पास है, मैट्रिक नहीं है, तो आखिर वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। इससे पहले राबड़ी देवी जी बिना पढ़े सरकार चलाई हैं। तो इसमें आप कैसे फाइनल कीजिएगा? इलेक्शन कमीशन कैसे फाइनल करेगी कि इनको पढ़े लिखे होना जरूरी है और इनको नहीं पढ़े लिखे होना चाहिए? अगर ऐसा बात था तो पहले से ये रोक लग जाता। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग नहीं था, मेरा सवाल था सिर्फ जनता को लेकर के। जनता के लिए तो काम करने के लिए देखिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का रहता है, उसके लिए आईएएस आईपीएस सब रहते हैं, जिनको काम करना है वो आईएएस आईपीएस को काम करना रहता है। जनता जो चुन के भेजती है, उनके काम पर अगर कुछ कमी बेसी होगा तो वो अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा उसको पूरा करवाए। जनप्रतिनिधि को पढ़े और लिखे, और इसका कोई ऐसा कानून नहीं है कि होना जरूरी है। तो इसलिए जनता के बीच जो जाते हैं, जो लोकप्रिय रहते हैं, वो जीत के आते हैं जनता के बीच से, और वो काम का समीक्षा करते हैं। जो आईएएस आईपीएस जो अफसर हैं और जो आपको पूरे मतलब कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, ये है क्या बोलते हैं, स्कूटी इंजीनियर हैं, जेई हैं, वो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए, बस यही है। आप अपने समर्थकों से, अपने वोटरों जो पार्लियामेंट विधानसभा के आपके लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका तो विकेट जा चुका ऑलमोस्ट, अगर टाइम नहीं मिलता तो आप कैंडिडेट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी जनता को यही कहना चाहेंगे, पालीगंज विधानसभा के जनता को, कि वो नोटा दबाएं लेकिन वोट ना दें, ताकि वो चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव हो, आप अपने जनप्रतिनिधि जो आपके लोकप्रिय नेता है उनको चुन सके। यही हमारे, अगर हमें और हमारे लोगों को, जैसे जो कैंडिडेट हैं उनको अगर मौका नहीं मिलता है तो इससे बेहतर है कि नोटा दबा दें, क्योंकि आपको तो हक नहीं दी कि आप चुनिए अपने प्रतिनिधित्व को। आपने, उन्होंने थोप दिया है कि 4 ठो में से ही चुनना है, 20 ठो में से नहीं चुनना है। जो नॉमिनेशन किए हैं, हाँ पेपर मेरा कमी है, आप हमको छांट दीजिए, हम एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर खाली एक ठो राइट और एक ठो सिग्नेचर अगर किसी का छूट गया है तो उसको छांटने का ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे मोहम्मद असगर हयात साहब, जो कि पालीगंज विधानसभा से कैंडिडेट थे। किसी वजह से इनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। अब इनकी मांग यही है कि इनको 2-3 घंटे का टाइम दे दिया जाए।
ताकि ये भी जनता के बीच जाकर के अपनी सारी नीतियों को समझा सकें, अपने काम के तरीके को समझा सकें और वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकें। और जीत हार तो एक अलग फैसला, लेकिन कम से कम उनको उस रेस में दौड़ने की इजाज़त दी जाए, उनको एक तरीके से उनको भाग लेने का एक मौका दिया जाए। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।